तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम। आज भी एसएससी फेज 12 की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं भाई। इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, और जो पहले भी दे चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक टाइमलाइन देखेंगे, फेज 11 की टाइमलाइन देख लेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो स्क्रूटिनी के लिए होंगे, और एक बार प्रोसीजर देख लेंगे भाई अभी हम कहाँ पे हैं, और इसके बाद कौन कौन से प्रोसेस हमारे रह जाएंगे फाइनल सिलेक्शन तक के, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेंगे कि भाई प्रैक्टिकल आइडिया देख लेंगे कहाँ क्या दिक्कत आती है, उसे भी एक बार देख लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस देख लो आप। अभी हम यहाँ पे आंसर की रिलीज हो गई है, आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा भाई आपका कितना स्कोर हो रहा है ना। रफ आइडिया भी आपको लग गया होगा भाई आप कितना स्कोर कर रहे हो, कितनी कट ऑफ गई है उसकी, आपकी शिफ्ट कैसी थी, आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता चल गया होगा थोड़ा, कि रफ आइडिया कि हाँ भाई इतने मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। अब कट ऑफ रिलीज होने में बता दूं थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि अभी एसएससी में काफ़ी चीज़ पेंडिंग चल रही है भाई, जीडी वगैरह का भी पेंडिंग चल रहा है ना। तो वो सब भी रिलीज होना है। कट ऑफ कब रिलीज होगी, थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा। अब जो कट ऑफ रिलीज होगी तो उसके साथ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आएगी। अब मैं सेलेक्टेड तो नहीं बोलूँगा, इनको बोलूँगा कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की, है ना। शॉर्ट लिस्ट होंगे, या किसके लिए होंगे? स्क्रूटिनी के लिए होंगे। स्क्रूटिनी के लिए आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। अगर आपका नाम है, वेल एंड गुड। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं? अपने रीजनल ऑफिस में भेजने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 20 से 25 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, 20 से 25 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है, और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रीजनल ऑफिस में भेजने पड़ते हैं फोटो कॉपी करा के, है ना। स्कोप कोई नहीं होता है गलत डॉक्यूमेंट भेजने का, क्योंकि उसके बाद आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो सही डॉक्यूमेंट भेजने हैं, अच्छे से भेजने हैं। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट भेजने हैं, एनवेलप पे क्या लिखना है, वो सबकी एक अलग लिस्ट, आपकी अलग वीडियो बन जाएगी, ठीक है। सेंड डॉक्यूमेंट फॉर स्क्रूटिनी प्रोसेस। आप स्क्रूटिनी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, उसके बाद एक प्रोसेस होता है स्किल टेस्ट। अगर आपकी पोस्ट में स्किल टेस्ट है तो वो स्किल टेस्ट का प्रोसेस आपको कॉल अप किया जाएगा, और इस स्किल टेस्ट की वजह से इस रीजन में बहुत सारी पोस्ट हैं, वो डिले हो जाएगा उसका प्रोसेस। क्यों हो जाता है मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो एक्सेप्टेंस नहीं, जो डीवी की डेट्स होती है ना, वो एक सीक्वेंस वे में होती है। क्योंकि उनको डीवी की डेट सीक्वेंस वे में रखनी पड़ती है, इसलिए वो लोग ये सारा प्रोसेस भी अपने साथ साथ लेके चलेंगे। हाँ, बट स्किल टेस्ट के बाद जो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन और ये जो यहाँ पे आप आ जाते हो ना, इसके बाद एसएससी की मेन साइट से हट के आप आ जाओगे रीजनल की साइट्स पे। रीजन वाइज फिर डिपेंड करेगा कि आपकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की लिस्ट कब आती है। काफ़ी सारी ऐसे रीजन हैं जो बहुत फास्ट काम करते हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे भी रीजन हैं जो बहुत डिले काम करते हैं, है ना। उसका भी मैं आपको बता दूंगा क्यों होता है भाई, वो उसका मेन रीज़न क्या है। तो इसके बाद आएगी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की लिस्ट, और ये कम्प्लीटली डिपेंड होगी आपके स्क्रूटिनी पे। स्क्रूटिनी के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आपके एक्सेप्टेंस की लिस्ट में आओगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट है भेजा है आपने, कोई इनकम्प्लीट है, तो आप रिजेक्शन की लिस्ट में आओगे, आपको डाल दिया जाएगा प्रोविजनल लिस्ट में। टाइम पीरियड दिया जाता है भाई इसमें, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, आपको मेल भी आ जाएगा, है ना। आपको टाइम दिया जाएगा, बट फिर भी इसके लिए हमको कभी जाना ही नहीं है, कभी रिजेक्ट होना ही नहीं है, ऐसा काम करना ही नहीं है, ठीक है। नीचे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है। अब डीवी में बता दूं काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, मैंने देखा है काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ फेस के एग्ज़ाम, सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम में लोग अपना दिमाग चलाते हैं। वैसे तो ये आप लोगों को पता ही होगा भाई, कोई एनआर का स्टूडेंट है, इसने ईआर की कोई फॉर्म भरा है, तो ये लोग फिर लिखेंगे एसएससी को मेल और कहेंगे सर हमारा डीवी चेंज कर दो, हमें मेडिकल प्रॉब्लम है, हमारी फैमिली इश्यूज़ है। और ये डीवी चेंज होने के प्रोसीजर में ही आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर और डिले हो जाता है, क्योंकि ये डीवी का जो प्रोसेस है, ये अपना सेंटर चेंज करा के अपना रीजन ही चेंज करवाते हैं, और एनआर में ही जाके अपना डीवी करवाते हैं। अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते भाई। किसी किसी कैंडिडेट्स को सच में ये प्रॉब्लम होती है, खासकर लड़कियों के लिए, कि वो इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, बट कुछ लोग तो, बट पता नहीं क्यों करते हैं, है ना। डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स मैच कर जाएंगे, जो जो आपने स्क्रूटिनी के लिए भेजे हैं, अगर वो डीवी पे भी प्रॉपर है। अब इसमें भी एक कैच हो गया कि मैंने सुना है डिपार्टमेंट को ये पहले भेजा जा रहा है। अब पता नहीं इसका क्या आइडिया है, बट जब कट ऑफ आएगी तभी हमें पता चलेगा, बट अभी तक यही हो रहा था। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी। हाँ, मार्क्स जो होते हैं वो भी इसी के साथ ही पब्लिश होते हैं। जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो स्क्रूटिनी के लिए आप हो रहे हो ना शॉर्ट लिस्ट, उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसमें आपको मैंने बताया था 1:20 1:15 का रेशियो होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? इसमें अगर आपकी 5 पोस्ट है तो सिर्फ 5 बच्चों का नाम होगा, उनके मार्क्स शो करेंगे, और किसी के मार्क्स शो नहीं करते ये, ठीक है।
तो उसी के मार्क्स शो करेंगे। इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती है ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें। इसमें आपको भी नहीं पता कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो इसमें भाई टाइम वेस्ट मत करिए ना। भले ही आप 165 नंबर लेके आओ, आपकी 2 ही पोस्ट हैं, 3 ही पोस्ट हैं, उसमें ऑलरेडी किसी के आपसे 2-2 नंबर ज़्यादा हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा भाई टाइम वेस्ट मत करो भाई, सीजीएल में लग जाओ आप। सीजीएल में बहुत अच्छी वैकेंसी है, 20,000 तक तो अभी बता ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20,000 तो हो ही गई है ना। इसके बाद क्या करता है, फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती है, डॉथियर आपके डिपार्टमेंट में भेज दिए जाते हैं सारे डॉथियर, और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब फाइनल सिलेक्शन पे आपको टाइम दिया जाता है ज्वाइनिंग का। अब इसमें भी एक कैच है, मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उम्मीद ही छोड़ देते हैं बट एक बहुत खुशी की लहर आती है जब क्या रिलीज होती है, एक वेटिंग लिस्ट आ जाती है, या फिर इसको हम बोलते हैं एडिशनल रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हमारे महान प्रभु जो बच्चे हैं, महान बच्चे, वो डीवी में जाते हैं, अपने सब कुछ कर लेते हैं, बट ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई और अच्छी पोस्ट मिल जाती है। क्योंकि ये इतना प्रोसीजर लंबा है, तो एडिशनल रिजल्ट बहुत लेट डिक्लेयर होता है, और एडिशनल रिजल्ट पे एडिशनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि तब तक स्टूडेंट कोई और जॉब ले चुका होता है, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का उसके बाद भी ज्वाइनिंग होती है ना। उसके बाद दोबारा उनको फिर डीवी में बुलाते हैं, एक बार दोबारा डीवी होता है उनका, और फिर उनको ज्वाइन करा जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, और यकीन मानिए बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी फेज 10 के मैं देख रहा हूँ एडिशनल रिजल्ट डिक्लेयर होते रहते हैं, है ना। तो बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, टाइम वेस्ट मत करिए। आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपकी पोस्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप भले ही 170 नंबर लाए हो, आपकी पोस्ट में अगर एक वैकेंसी है, सपोज एससी की वैकेंसी है, आप दूसरे नंबर पे हो 170 स्कोर करके, आपको भी नहीं पता कि ये पहला बंदा बंदा 172 लेके आया हो, क्या पता, क्योंकि मार्क्स कहीं पे भी शो नहीं होंगे, है ना। आप 170 लेके आए हो, आपकी शिफ्ट है ईजी, आप सोच के बैठे हो कि हाँ यार मेरा तो हो जाएगा भाई, 170 है। इसकी शिफ्ट थी टफ, आपने इससे भी बात की ग्रुप में कि भाई तेरे कितने हैं, इसने बता दिया 165 है, इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसका 171 पहुंच गया, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके होगे, है ना। तो बहुत बार होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, है ना। अब आगे चलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, स्क्रूटी निकले जो बच्चों ने पहले भेजे उनको तो पता होगा, फिर भी मैं बता दूं, सबसे पहला ज़रूरी होता है एप्लीकेशन फॉर्म। जिस पोस्ट के लिए भर रहे हो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। नहीं होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं निकाल के रखते हैं, है ना। तो क्या होता है, एसएससी दोबारा अपना लिंक ओपन करती है इसको डाउनलोड करने के लिए, पर होगा मेरे ख्याल से अब तो बच्चे काफ़ी हो गए हैं, निकाल के रखते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म उस पोस्ट का। फिर भी एसएससी एक बार रिलीज़ कर देती है ना, फिर भी आपको निकाल के रखना चाहिए। दूसरा होता है एलिजिबिलिटी, इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आ गई, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो जो फाइनल की मार्कशीट्स होगी, फाइनल की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब इसमें होगा। 12th में हो तो 12th की मार्कशीट हो गई, जो पासिंग सर्टिफिकेट्स हो गए वो सब हो गए, वो सब आपको इसमें रखना है प्रॉपरली। फोटो कॉपीज होंगी उनकी, सेल्फ अटेस्ट करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए मैं बनाऊंगा अलग से वीडियो, फिर भी आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तीसरा होता है कास्ट सर्टिफिकेट, प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रूशियल डेट बता देता हूँ मैं आपको, SC ST वालों के लिए मैटर नहीं करता है, बट क्रूशियल डेट क्या थी इसकी, 18 मार्च 2024 थी, है ना। ये तो आपने जब अप्लाई किया होगा तब आपको पता होगा, 18 मार्च 2024 से पहले पहले के आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप बना रहे हो जाके, है ना, वो लागू नहीं होगा भाई, आपको भगा दिया जाएगा। PWD का कोई फॉर्मेट होता नहीं है, SC ST का मैंने बता दिया कोई नहीं होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है OBC NCL वालों को, तो मैंने बता दिया क्रूशल डेट का होता है भाई, फाइनेंशियल ईयर का होता है। जो OBC है ना, ऐसा नहीं है कि भाई कोई फॉर्मेट SSC ने दे रखा है फॉर्मेट, फिर भी अगर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, अगर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन नंबर है ना, तो वो हर जगह वैलिड होता है, ठीक है। सिर्फ मैंडेटरी होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन नंबर होना चाहिए, सेंट्रल का फॉर्मेट ही लागू होता है। SSC पहले तो भाई 3 साल का बोलती थी, बट ये हो जाता है। NCL का फिर भी 1 साल का ही होता है भाई, और क्रूशल डेट का बात का नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखो। DOB वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसमें वही 10th का आ गया आपका भाई, 10th का हो गया, आधार कार्ड वगैरह हो गया, ये सब मांगते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी क्रूशल डेट यही होती है, ऐसा नहीं है अभी आप बना के रख रहे हो भाई, इसमें भी 18 मार्च 2024 है इसकी क्रूशल डेट, है ना। ये आपके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस भाई। फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स मत बनाना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने देखा है, SSC अलग से ही आपका नाम पब्लिश करेगी भाई कि इस बंदे ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स किया था, आपको ब्लॉक किया जाता है। आप कोई भी SSC के डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते हो, है ना। उनको
ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं बना के ले जाऊंगा, पकड़ नहीं पाएंगे भाई, वो काफ़ी टाइम से डीवीज वगैरह कराते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग। आपके डॉक्यूमेंट्स देख के बता देगा एक्सपीरियंस की ये फर्जी है कि करेक्ट है डॉक्यूमेंट, है ना। तो ऐसा कभी काम मत करना भाई, बहुत पछताओगे आप, है ना। करेक्ट डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो दिखाओ, अगर मैंडेटरी है तो आपके पास डेफिनेटली होगा अगर आपने उस पोस्ट के लिए भरा है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बनवा भी लेते हैं इधर उधर से पैसे वैसे दे के, कोई मैटर नहीं करता भाई, एसएससी पकड़ लेगी आपको डीवी में, है ना। तो यही सब था भाई, कास्ट सर्टिफिकेट देख लेना, वैसे ही बना होगा भाई, जिसमें कुछ है नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बताया डीओबी। तो ये सारे आपके पास होने चाहिए भाई डॉक्यूमेंट्स, है ना। इसके लिए मैं अलग से बना भी दूंगा कैसे प्रॉपरली आपको भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स। और ये था भाई कि क्या प्रोसीजर है इसका, क्या है ना। और कोई डाउट हो तो भाई बताना। हाँ बस ये मत पूछना कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, ये पोस्ट है मेरी, मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं, बस इसको छोड़ के आप डॉक्यूमेंट्स और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। उसका मैं जवाब दूंगा भी नहीं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, प्रोसीजर से भी पूछ सकते हैं। फेज़ 11 का अभी भी चल रहा है, फेज़ 10 के एडिशनल रिजल्ट अभी आते हैं, फेज़ 9 का तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, फेज़ 9 में कुछ नहीं रह गया है ना। तो यही सब था भाई, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। बाकी कट ऑफ आएगी तभी हम वीडियो वगैरह बनाएंगे, है ना, कैसे डॉक्यूमेंट भेजने क्या है, पूरी हेल्प होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।